तो इस सीरीज के टॉपिक 4 में स्वागत है आपका, क्लाइमेटोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने ओशनोग्राफी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट किया। होपफुली आपने उसको देखा हो, जरूर होगा। उसमें आपके ओशियन करंट के रिगार्डिंग और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ओशनोग्राफी को लेकर, वो एकदम बढ़िया से क्लियर होंगे विथ बढ़िया बढ़िया इमेजेस, सच दैट कि आपको पूरा का पूरा विजुलाइजेशन भी हो, जस्ट थ्योरी ये पढ़ते ना रहो, राइट। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 है क्लाइमेटोलॉजी का। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ो। जस्ट लास्ट पॉइंट पर वीकली फोकस कीजिए कि इन केस आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र कोई भी ऐसी कोई मुश्किल से गुजर रहे हैं लाइफ में, जिसमें लग रहा है उनकी प्रिपरेशन है ना उतनी अच्छी नहीं चल रही, उनको कुछ हेल्प चाहिए, या फिर पर्सनल लाइफ से में बहुत सारी दुख दुविधा है, तो कनेक्ट करना चाहते हैं सच दैट उनको रिजॉल्व कर पाए जो भी दुख दुविधा परेशानी चल रहा है लाइफ में, तो यू कैन आस्क देम आल्सो। किसके लिए कि ये फॉर्म फिल करें और कनेक्ट करें सच दैट वो पर्टिकुलर जो क्वेरी है रिजॉल्व हो और आप अपनी प्रिपरेशन में बाकी लाइफ में बहुत बेहतर करो, राइट। चलो, अब ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आपको मालूम ही है जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता हूँ सच दैट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन इस पूरे लेक्चर के लिए और आगे आने वाले जितने भी पार्ट हैं उन सब के लिए। क्या बोल रहा कि आपको छोटे छोटे बट इंटरेस्टिंग टास्क मिलेंगे थ्रू आउट दिस सीजन, उसको आपको करना है सच दैट कि आपको 100% क्लैरिटी हो सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ मजा आना चाहिए, और क्लैरिटी तो ऑब्वियस है ना, बेसिक चीज है, प्राइमरी चीज, फंडामेंटल चीज। नेक्स्ट है, आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है। कॉपी में मार्क करो 1 से लेकर 19 तक। कैसे? 3 कॉलम बनाओ, 1 2 3, 1 2 3। हाँ, पहले में सीरियल नंबर लिखो, दूसरे में फिर ऑप्शन लिखो, तीसरे में अप्रोच लिखो। अब इसका क्या फायदा है मैं बताता हूँ, डोंट वरी। पहले देखो सीरियल नंबर में क्या लिखोगे, 1 2 3 कहाँ तक इस लेक्चर में बोला, 19 तक, तो 19 तक लिखो। फिर जैसे ही क्वेश्चन को देखते हो, मैं देखो क्वेश्चन पूरा दिखा अगर स्क्रीन पे, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ सच दैट वेट ना करना पड़े कि चलो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर वीडियो चल रहा फिर आप कर रहे हो, है ना। नहीं, जस्ट एक काम करना है आपको, क्या कि वीडियो को पॉज करना है, उसको अटेम्प्ट करना है, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है। मान लो कि पहला क्वेश्चन आपने पूरा देखा, वीडियो को अटेम्प्ट पॉज करके अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, आपको लगता है ऑप्शन 1 करेक्ट है, लिख दिया आपने। फिर वीडियो को जैसे ही कंटिन्यू किया, फिर मैंने एक्सप्लेन किया उसको, तो आपको पता चला कि नहीं नहीं, सर ने जैसा एक्सप्लेन किया मैंने तो वैसा नहीं किया, मतलब जो अप्रोच है आपका वो गलत है, तो इसे क्रॉस करो। इसमें अगर सही है तो ऐसे टिक करो। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान समझो। मान लो 19 क्वेश्चन में से आपने 13 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए, लेकिन 13 में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका अप्रोच भी बिल्कुल सही था। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन कितने हुए जिनका अप्रोच गलत है लेकिन फिर भी आपने सही किया? 5 ना। तो उसको हमें क्या करना है, और रिफाइन करना है उन अप्रोच को जो आपने अभी इंप्लीमेंट करके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। हो सकता है तुक्का हो, तो तुक्का नहीं मारना है सच दैट कि आपके जो अंदर अप्रोच डेवलपमेंट कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी हो पाए थ्रू आउट दिस सीरीज। इज दैट क्लियर? तेरा पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। 4 पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर। 5वें पॉइंट पे आ जाओ। क्या कि देखो, यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, तो इसलिए जरूरी है आपके अंदर कुछ ऐसी पर्सनालिटी हो, ऐसे करेक्टरिस्टिक हो सच दैट टॉप पे आप पहुंच के अपने साथ साथ समाज सोसाइटी का भी भला कर पाओ। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा नीड है किसकी? समाज सोसाइटी को, आपकी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। कि केवल टॉप पे पहुंच के अपने बारे में आप ना सोचो, बल्कि समाज सोसाइटी एज ए होल के बारे में सोच पाओ और बेहतर कर पाओ, लोगों की लाइफ को बेहतरीन बना पाओ। अब उसके लिए ये मेरा इनिशिएटिव है कि क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नो कि ये सारा कुछ आपको मालूम है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर देना मेरा फर्ज है एज अ टीचर, एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि अगर इनमें से एक भी चीज आप इंप्लीमेंट करके किसी की लाइफ को बेहतर बनाते हो तो इससे बड़ा सक्सेस कुछ भी नहीं होगा। और मैं मानूंगा कि ये जो इनिशिएटिव है मेरा क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का, ये सफल हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप एक भी चीज इसमें से इंप्लीमेंट करके किसी बेहतर को बेहतरीन बनाओगे। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं है क्या। क्रेडिट सिस्टम ये बोलता है कि आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कल सिलेक्शन लेकर ब्यूरोक्रेट बन जाओगे और देश की सेवा करोगे। हर एक हालात, हर एक सिचुएशन में आपको क्रेडिट सिस्टम फॉलो करना है, जो कि बोलता है कोई भी काम करो उसमें कंसिस्टेंट रहो। क्या रहो? कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम को करो, अटेंटिव होकर करो पूरी तरीके से, और ट्रांसपेरेंसी शो करो। ये क्या है? क्रेडिट सिस्टम। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है कुछ भी करो, कहीं पे कुछ भी अगर नहीं समझ आया तो भाई क्वेश्चन करो उसको। क्या क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन का जैसे ही जवाब मिला उसको टेस्ट करो कि जवाब सही मिला कि नहीं। कैसे? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, साथ में फिर एनालाइज करो उस इन्फॉर्मेशन को कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, हमें तो केवल 20 चीजें चाहिए थी, आपने 100 दे दी, तो 80 का क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं काम का है तो उसको हटाओ, जो काम की चीज है उसको रखो। काम की चीज रख लिया, लगता है आपको ये फायदे की चीज है, तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो अपने भाई बंधु सखा मित्र के साथ। और ओपन माइंडनेस रखना है सच दैट आप क्या कर पाओ कि
कल को कोई ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा सिचुएशन, ऐसे हालात आ गए जो आपके नजरिए से, ओपिनियन से, प्रोस्पेक्टिव से अलग हो, तो उनसे भी जान सीख समझ पाओ, है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत नकार दे रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब एक ओपन माइंडसेट आप रखोगे। तो ये रहा हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम। होपफुली आप इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करोगे थ्रू आउट दिस सीरीज एज वेल एज इन योर लाइफ ऑल्सो। अब लास्ट पॉइंट पे फिर से फोकस कीजिए इस स्लाइड के, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल चेकआउट कीजिए। पहली बात तो सारे सब्जेक्ट के PYQ आपको मिल जाएंगे, और भी वो सारे के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे बहुत ही डिटेल में, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही इस चैनल को विजिट करोगे तो उसका जो इंटरफेस है ना, प्लेलिस्ट का, ऐसा कुछ दिखेगा। तो जो भी जरूरत हो आपको वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट को, है ना, PYQ 1993 से लेकर 2014 तक, 24 तक, वो डिटेल एनालिसिस के साथ अपलोड किया है ना। साथ में मैथ्स, जो आपके सीसाइट इतना दिक्कत बना रहता है ना, 1 से लेकर 10 तक के मैथ्स को पूरा कंपाइल करके आपको मिल जाएगा। 1 से लेकर 8वें तक को उद्गम सीरीज में रखा है। 9th का पूरा कोर्स अलग है, 10th का पूरा कोर्स अलग है। तो चाहो तो इसको भी आप मास्टर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो। नहीं दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। क्या? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का मतलब क्या होता है? कटहल, है ना, सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। महुआ, फिर टीक। टीक, ये 3 के 3 फ्रूट्स पेड़ है। बोला हाउ मेनी ऑफ एबव आर डिसीडुअस। क्या? डिसीडुअस ट्री। तो आपको पता है महुआ और टीक जो है डिसीडुअस है, लेकिन जो जैक फ्रूट है वो क्या है? एवरग्रीन ट्री है। तो इसलिए पहला नहीं होगा, दूसरा और तीसरा होगा, तो ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये पहला गलत है, क्यों? क्योंकि जैक फ्रूट जो है एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है। अच्छा, ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है, तो इसको भी आप 2 बार पढ़ा करो। कितनी बार? 2 बार। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है जिसका फैमिली है मोरासिया। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। बायोलॉजी वाले बालक लोग माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। और ये पाया जाता है ट्रॉपिकल एशिया में, वाइडली ग्रोन थ्रू आउट दी वेटलैंड ट्रॉपिक्स फॉर इट्स लार्ज फ्रूट और ड्यूरेबल वुड। और ये जो है ग्रीनिश अनरिप्ड फ्रूट जो है उसको हम वेजिटेबल की तरह पका के भी खाते हैं। साथ में जब ये ब्राउन रिप्ड मतलब पक जाता है तो इसको वैसे भी खाया जाता है, जो कि स्वीटली टेस्ट का होता है। लेकिन इंसिपिड पल्प जो है सराउंडिंग दी सीड, आपको पता ही है, बेसिक चीज आपने खाई होगा, पका हुआ कटहल और वैसे सब्जी बना के भी, राइट। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है कि मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट जो है मोर प्रोनाउंस इन द रीजन विच रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन 100 से 200 सेंटीमीटर, है ना। These forests are found in the northern east state along with the foothill of Himalaya, eastern slope of Western Ghat और उड़ीसा। टीक, सॉल, शीशम, हुर्रा, महुआ, अमला, शीशम, कुसुम और सैंडलवुड, ये सारे के सारे क्या है? मेन स्पीसीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। ध्यान रहेगा क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ, है ना। ये सब के सब मॉइस्ट डिसीडुअस ट्री के, है ना, एग्जाम्पल है। होपफुली आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। पहला बोल रहा है कि द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। भाई न्यूट्रिएंट्स बोल के मामला गड़बड़ कर दिया। अगर रिच इन ह्यूमस बोलता तो बिल्कुल सही होता। अब हम जो ध्यान से, होता क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको पता है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब बारिश क्यों होती है वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में, डोंट वरी, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो समझो, इतना ज्यादा कहीं पे अगर बारिश होगा तो वहां के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे? लीचिंग आउट हो जाएगा उनका, मतलब बह के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो अब बताओ कि वहां की जो सॉइल होगी और न्यूट्रिएंट रीच होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए पहला ही गलत हो गया। पहला गलत हो गया तो आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, तो सही होगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है, पढ़ लेते हैं कि द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। इसी वजह से वहां पे ह्यूमस बहुत ज्यादा मिलता है। क्या क्या ध्यान से रखिएगा, जहां पर भी टेम्परेचर हाई होगा, साथ में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वहां पे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना वो बहुत जल्दी डिके होंगे। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन है किसी भी मटेरियल को डिके होने के लिए। दोनों बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, वही चीजें जो मैंने बताया। इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओनिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। बिल्कुल सही बोल रहा। अभी ये क्या है मैं समझाता हूँ। ट्रेड विंड एंड ऑल एवरीथिंग मैं समझाऊंगा सारा कुछ, डोंट वरी। दूसरा है कि इन दी टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो फैक्चुअली ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बात आती है कि सर है क्या, हमें तो कुछ भी नहीं समझ आया। अभी समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। ये है आपके सामने, है ना, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज क्या है? ऑब्वियस टाइप ऑफ विंड है ना, एयर।
कोल्ड एयर और वार्म एयर। अब ट्रेड विंड्स जो है इस तरीके से फ्लो करती है, कहाँ पे, ICTZ पे। क्या? ICTZ पे इस तरह के ट्रेड विंड फ्लो करती है, किसमें? ट्रॉपिकल रीजन में। क्या है? ट्रॉपिक रीजन है, आपको मालूम ही है, राइट। अब उसके बाद सब ट्रॉपिक रीजन में ये देखो वेस्टर्लीज फ्लो करती है, किसकी तरफ? इधर से इधर, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। और अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें तो, सॉरी, ट्रेड विंड होती है ईस्ट टू वेस्ट, दिख रहा आपको। और वेस्टर्लीज की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। और ये दोनों के दोनों एयर कैसी हैं? वार्म एयर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वार्म एयर हैं, तो अब बताओ कि जिधर ये जाएंगी, अगर ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो वेस्ट कोस्ट को क्या करेंगी? ज़्यादा वार्म रखेंगी। सेम मैनर में वेस्टर्लीज किधर फॉलो कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्टर्न रीजन जो है वो ज़्यादा वार्म होता है बिकॉज ऑफ दिस। और यही दोनों स्टेटमेंट बोला था। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। चाहो तो ये जो एक्सप्लेनेशन है पढ़ सकते हो, बट उसमें मैं ज़्यादा बिलाव नहीं, बिलीव, बिलाव बोल रहा। तो ऐसे लगातार लेक्चर रिकॉर्ड करने में कभी कभार ऐसे टंग ट्विस्टर हो जाता है, माफ कीजिएगा उसके लिए। ओके ठीक है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे है मैंने बता ही दिया रीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला लीफ, क्या? पत्ते। लीफ litter decompose faster than any other biomes and as a result of soil surface is often almost bare. Apart from trees, vegetation is largely composed of plant forms that reach up to into the canopy vicariously by climbing the trees या फिर growing as epiphytes. Epiphyte क्या होता है? एक टाइप ऑफ प्लांट है, समझाऊंगा दिखाऊंगा भी। Rooted on the upper branches of the trees, this is most likely description of। तो इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन कहाँ होता है? जहाँ पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए, साथ में मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब बारिश होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे होता है? कहोगे सर ऐसा तो अभी आपने बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे जितना भी इसने बताया है फीचर ना, वो सब देखने को मिलता है। अभी एपीफाइट भी मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ, पहले ये समझो इसका एक्सप्लेनेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में हॉट मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होता है और ऑल दी डेड मटेरियल, प्लांट्स मटेरियल क्रिएट द परफेक्ट कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कैन थ्राइव। दिस लीड टू रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ लीफ लिटर मटेरियल। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नोन एज द डेंस कैनोपी ऑफ द वेजिटेशन, जो कि फॉर्म करता है 3 लेयर। पहला टॉप लेयर जो है कैनोपी का कंटेंट करता है जाइंट ट्री, जो कि ग्रो करते हैं हाइट ऑफ 75 मीटर तक, है ना, या फिर उससे भी ज्यादा। Thick woody vines are also found in canopy. They climb trees in the canopies, इसके लिए कि उनको सनलाइट मिल पाए। ठीक है, अब एपीफाइट में आपको दिखाई देता हूँ। एपीफाइट्स सर, जितना इमेज देखोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। ये क्या करते हैं? सनलाइट के लिए पेड़ों पे चढ़ के, है ना, तो सनलाइट के लिए एकदम ऊपर आ जाते हैं एपीफाइट्स। एक मिनट, इधर है। ओके, ये देखिए, कुछ दिख रहा ना, पेड़ से लटके हुए हैं, है ना, अटैच्ड हैं। कहाँ पे जाते हैं? एकदम टॉप तक जाते हैं, सच दैट उनको क्या मिल पाए। हाँ ये देखो, ये भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये टॉप तक जाते हैं सच दैट इनको सनलाइट मिल पाए। क्या ये पैरासिटिक रिलेशन शो करते हैं? क्या पेड़ को हार्म पहुंचाते हैं? क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेजिटेशन ऑफ सवन्ना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विथ स्केटर्ड स्मॉल ट्री। ठीक है, लेकिन एक्सटेंसिव एरिया में ट्री नहीं होते हैं। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऐसे एरिया में जनरली केप्ट इन चेक बाय वन या फिर मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन, जो कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन? तो बोरोविंग एनिमल और टर्माइट्स। बोरोविंग का मतलब क्या होता है? होल बना के रहना, है ना। बहुत सारे एलिमेंट एनिमल्स क्या करते हैं? ये तरीका अपनाते हैं। जैसे खरगोश हो गया, क्या करता है? बिल बना के रहता है बिल में, तो उसको बोरो कहते हैं, है ना, बोरोविंग। तो ये इम्पेक्ट करता है क्या, किसको? फॉरेस्ट डेवलपमेंट को? कहोगे बिल्कुल नहीं सर, इसका कोई लेना देना ही नहीं। तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा, फायर, बिल्कुल फायर जो है कंट्रोल करता है किसी भी फॉरेस्ट डेवलपमेंट को। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है। कहोगे सर बिल्कुल। ग्रेजिंग हर्बिवोरस, ये भी है। क्यों? क्योंकि समझो जो जिराफ जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं, जिराफ, हाथी, है ना, ये सारा कुछ इम्पेक्ट करते हैं किसके? फॉरेस्ट डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ग्रेजिंग तो होगा। अब ये 3 चीजें आपने देखा, 3 चीजों से ही आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए। पहला नहीं होना चाहिए, कट करो। दूसरा तीसरा होना चाहिए, तो बी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें दूसरा तीसरा नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी कौन कौन सा बोल रहा है? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सीजनल रेनफॉल, ऑब्वियस है रेनफॉल तो इम्पेक्ट करेगा ही करेगा फॉरेस्ट डेवलपमेंट को।
अब पांचवा नहीं होगा सॉइल की प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि सवन्ना ग्रास लैंड है तो उसमें मोर और लेस लगभग सेम ही होता है सॉइल। देखो पहला गलत है। अब मैंने जो रीजन आपको बताया वही सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल कुछ ऐसा था नहीं। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम अकर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जेट स्ट्रीम आर इज अ काइंड ऑफ वेस्टर्ली, तो आप क्या कहोगे? ये स्टेटमेंट गलत है सही है? तो बोलोगे बिल्कुल गलत है सर। क्यों? क्योंकि अभी आपने दिखाया वेस्टर्ली जो है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में फ्लो करती है, इसलिए पहला गलत। दूसरा, ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई, जो कि बिल्कुल ठीक है। तीसरा, द टेम्परेचर इन साइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री क्या लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। लेसर नहीं, ये ज्यादा होता है, ग्रेटर होना चाहिए, है ना? तो इसलिए तीसरा भी गलत। तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन सी। अब इसका देखो डिटेल, डिटेल आप आराम से पढ़ लोगे, आपको मालूम ही है, सिंपल चीज है। अब जो मेरे को दिखाना है आपको वो है क्या, एक काम करो, छोटा सा टास्क आपके लिए, क्या पता है? गूगल करके साइक्लोन देखो, साइक्लोन का इमेज देखो। ठीक है, ये देखो, थर्ड वाला इनकरेक्ट इसलिए है कि आई एक्सपीरियंस दी हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर। टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर कम होता है इज कम्पेयर टू द सराउंडिंग। आई इज रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। सबसाइडिंग एयर मतलब एयर वहां पे एंटर करती है ना। अराउंड दी आई इज दी आई वॉल। अब क्या करोगे आप, इमेज देख लोगे ना, ज्यादा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इमेज देख लो, ठीक है? मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगाओ, सच दैट लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, और इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाऊंगा और बाकी चीजों को आपको बोलूंगा करने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा रुक जाओ, अभी पहले दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड थस काजिंग वार्मिंग इफेक्ट। लो क्लाउड और हाई क्लाउड, इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दो ना तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देख रहे हो कैसे करता है यूपीएससी? बस ये लो को हाई बना दिया, हाई को लो बना दिया, इससे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत कर दिया। जस्ट अगर चेंज कर दो ना तो दोनों सही हो जाएगा। तो अब देखो, लो क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को और कूल करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। वहीं पे हाई क्लाउड जो है हाई एब्जॉर्प्शन रखते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का इमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसलिए वार्मिंग इफेक्ट भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म ऑन द क्लाउडी नाइट। देखो ड्यू ड्रॉप कैसे बनते हैं, ध्यान समझो। जब अर्थ जो है रेडिएशन इमिट करती है, ठीक है, अब क्या हुआ कि रात के टाइम पे अर्थ जो है रेडिएशन इमिट करेगी तो ठंडी होगी, है ना? ऑब्वियस है, अगर हीट को जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देगी तो क्या होगी, ठंडी होगी। अब ठंडी होगी तो क्या होगा, ड्यू ड्रॉप बनेगा, है ना? ड्यू ड्रॉप बनने के लिए क्या चाहिए? अरे भाई, ओस की बूंदे बनने के लिए क्या चाहिए? कोल्ड, क्योंकि ड्यू ड्रॉप टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ेगा ना वाटर को, जो सॉइल में प्रेजेंट है। तो इसलिए ड्यू ड्रॉप बनने के लिए जरूरी है कि अर्थ जो है ठंडी पड़े। कब पड़ेगी? जब वो टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी रेडिएशन को, कहाँ, स्पेस में। अब क्या होता है क्लाउडी नाइट में, है ना? क्लाउडी नाइट, जब क्लाउडी नाइट है तो उसमें अर्थ से जो रेडिएशन जा रहा है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है या फिर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो बताओ कि ठंडा हो ही नहीं पाएगा, तो बताओ वहां पे ड्यू ड्रॉप बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। होपफुली आपने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब ऑप्शन पे आ जाओ। क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, ये भी ठीक है। दूसरा जो है ज्यादा करेक्ट है पहले से, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करते, एब्जॉर्ब करेंगे तो बारिश होने लगेगी, बोलो हाँ ना? तो इसलिए एब्जॉर्ब नहीं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो दूसरा करेक्ट होगा, पहला गलत होगा। बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो आंसर बी इसका करेक्ट रीजन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो एकदम अच्छे से, क्या कि ड्यू जो है एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड एंड द अदर सरफेस आउटडोर ड्यूरिंग द नाइट। पता ही है आपको, आइडियल कंडीशन जो है फॉर्मेशन के लिए कि स्काई क्लियर होना चाहिए, कोई भी बादल वगैरह नहीं होने चाहिए, काम एयर होना चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए और कोल्ड और लॉन्ग नाइट होना चाहिए। ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए? ड्यू ड्रॉप बनने के लिए। अब ड्यू ड्रॉप जो है फॉर्म व्हेन द टेम्परेचर बिकम इक्वल टू द ड्यू पॉइंट। बताइए आपको, दिस ऑफन हैपन फर्स्ट एट ग्राउंड लेवल फॉर टू रीजन। पहला, लॉन्ग वेव एमिशन जो है कॉजेज द अर्थ सरफेस टू कूल एट नाइट, कंडेंसेशन रिक्वायर द टेम्परेचर टू डिक्रीज टू द ड्यू पॉइंट। और सेकंड क्या है कि सॉइल इज ऑफन द मॉइस्चर सोर्स फॉर द ड्यू। वार्म एंड मॉइस्ट सॉइल विल हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एज द सॉइल कूल्स ओवरनाइट।
क्लाउडी स्काई रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ के रेडिएशन को, वो प्रिवेंट करता है अर्थ के सरफेस को कूल होने में, इसलिए ड्यू ड्रॉप नहीं बनता। होपफुली आपको बहुत अच्छी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन दी साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। तो देखो साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है। चलो रीजन ही मैं बता देता हूँ। देखो साइक्लोन होने के लिए ना जो फैक्टर जिम्मेदार होते हैं उनमें से पहला है वार्म ओशियन करंट टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर बाकी इंपॉर्टेंट चीज है कोएलिसिस फोर्स। क्या कोएलिसिस फोर्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर आर लो नहीं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, ठीक है। लेकिन कोएलिसिस फोर्स इज टू वीक, ये जो है मेन कॉज है किसका ना बनने का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कोएलिसिस फोर्स है ना वो तब लगता है जब आप इक्वेटर से 5 डिग्री और नीचे जाओ। लेकिन अगर आप इक्वेटर के पास रहोगे वहां पे कोएलिसिस फोर्स एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से साइक्लोन डेवलप नहीं होता। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर कि कोएलिसिस फोर्स जो है वो बहुत वीक होता है। क्यों? क्योंकि ITCZ वहां पर तक नहीं पहुंच पाता। मेन कॉज है। देखो साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक आर वाइड ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी। ऐसा इसलिए क्योंकि ITCZ हैविंग अ टेंडेंसी टू स्टे नियर और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन को होने के लिए साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में एक ब्रॉड कन्वर्जेंस जोन जरूरी होता है जो 5 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड होता है अवे फ्रॉम द इक्वेटर। क्या होने के लिए? इन ऑर्डर फॉर द कोएलिसिस फोर्स टू हैव सफिशिएंट इंटेंसिटी टू ऑर्गेनाइज अ फुल फ्लेज्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द अटलांटिक ITCZ ऑलमोस्ट नेवर शिफ्टेड दैट फॉर साउथ, इस वजह से वहां पे नहीं आता। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो मैं समझा देता हूँ जल्दी से, समझो क्या होता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा क्या कि वार्म करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर से जाता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर जा रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर से जा रहा है ना। अब दोनों के दोनों वेस्टर्न साइड पे क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको काउंटर करने के लिए एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो करती है इस साइड में। क्लियर हुआ क्या? ईस्टर्न साइड में। ये वेस्टर्न साइड में जा रहा है क्या? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, दोनों मिला जिसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। फिर उनको काउंटर करने के लिए ईस्ट साइड में एक ईस्टर्न इक्वेटोरियल करंट फ्लो करती है। ये इसका रीजन है। तो पहला, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस नहीं, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट बिल्कुल, डिफरेंस इन सैलिनिटी बिल्कुल नहीं, अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन बी हो गया कि कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, या क्या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट की वजह से वाटर लेवल बढ़ जाता है। सारा कुछ मैंने बता दिया होपफुली, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर से आ रहा, साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर से आ रहा है ना, तो दोनों के दोनों मिले तो क्या हुआ? इक्वेटोरियल काउंटर है ना करंट फ्लो करने लगा ईस्टर्न साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, winds which blow between 30 north से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सब ट्रॉपिक रीजन में फ्लो करती है। इमेज भी हमने देखा था, क्या इमेज भी देखा था, है ना, यहाँ पे फ्लो करती है, राइट। तो इसलिए पहला गलत है। दूसरा, मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉजेज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। बिल्कुल सही बोल रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, पहला गलत दूसरा सही। क्यों? क्योंकि पहला गलत इसलिए है क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में वेस्टर्लीज फ्लो करती है। दूसरा करेक्ट इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी के पास स्टीयर्ड टुवर्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसकी वजह से बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉजिंग विंटर रेन, जिसकी वजह से विंटर रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच डे इज मोर और लेस द सेम। मोर और लेस सेम कहाँ पे होता है? याद कीजिए, मैंने कहा था इक्वेटर पे, जहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ क्या मिलता है? सन की लाइट, ठीक है, लगभग मोर और लेस। दी मॉर्निंग कहाँ पे देखा था? किसी तो लेक्चर में देखा था, स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था, है ना, कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट में डिफरेंसेस ज्यादा होना स्टार्ट होता है। एकदम पोल पे तो 6-6 महीने का डिफरेंस हो जाता है, आपको मालूम है। दी मॉर्निंग इज क्लियर और ब्राइट विथ अ सी ब्रीज एज द सन क्लाइम हाई, है ना। स्काई, जैसे ही सन जो है स्काई में क्लाइम हाई होता है, हीट जो है माउंट्स अप, dark cloud form, then rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Which one of the following is described in the above? पैसा आपको पता ही है। पहले तो बोला है कि डे और नाइट मोर और लेस सेम है, तो इसका मतलब कि इक्वेटोरियल का ठीक है बोला।
इक्वेटोरियल पे टेम्परेचर ऑब्वियस है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो पानी है इवेपोरेट होकर बादल बनाते हैं, फिर तुरंत के तुरंत बारिश होती है, फिर जल्दी से बारिश खत्म भी हो जाती है, फिर से प्रोसेस वो स्टार्ट होता रहता है। आपको मालूम है किसका है, इक्वेटोरियल रीजन का डिस्क्रिप्शन है, फीचर है। बताइए आगे बढ़ जाए क्या। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन किस पे। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जो टिल्ट है ना अपनी एक्सिस पे, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मिलता है हीट या फिर रेडिएशन फ्रॉम द सन, और ये मेन कॉज है किसका, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम। तो ये हो जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ अर्थ कहाँ पे, टिल्टेड एक्सिस पे। मेन कॉज है किसका, डे और डे नाइट के डिफरेंसेस में। सो जब नॉर्थ पोल जो है टिल्ट होता है, याद कीजिए वो मैंने समझाया था आपको, कहा यहाँ पे सन है, फिर से समझा देता हूँ। अर्थ जो है पूरे साल में इस तरीके से घूमती रहती है। यहाँ पे क्या है 21 मार्च, यहाँ पे आ गया 21 दिसंबर, ऊपर हो गया 21 नहीं मार्च नहीं जून, 21 इधर क्या था सितंबर था, इधर हो गया 21 या मार्च। ओके गुड, तो इस तरीके से घूम रही है ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 21 मार्च को 21 जून को क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी, और यहाँ पे डे जो है बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट ड्यूरेशन पे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस तरीके से टिल्टेड है, और नॉर्थ में है ना जो लाइट पड़ रहा है वो ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे आ गए तो क्या हुआ कि इस तरीके से अगर टिल्टेड है अर्थ, ओके तो इस तरीके से अगर टिल्टेड है तो साउथ साउथ रीजन में जो सन की रेज है वो ज्यादा पड़ेगी, नॉर्थ में कम पड़ेगी, इसलिए नॉर्थ में गर्मी होती, सॉरी ठंडी होती है 21 दिसंबर को। याद कीजिए क्या होता है, विंटर होता है, और विंटर में क्या नाइट जो है ज्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू डे। वहीं पे अगर समर की बात किया जाए 21 जून के आसपास, तो वहां पे डे जो है लॉन्गर देन नाइट। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सिस पे अपने टिल्टेड है, जिसकी वजह से सन से जो रेडिएशन है वो एडिक्वेट अमाउंट में कम और ज्यादा पड़ता है, जो कि मेन कॉज है इसका। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, तो इसका एक एक्सप्लेनेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। होपफुली मैंने बता दिया, वो समझ आ गया होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप और ग्लेशियर। ठीक है, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किस में है। याद कीजिए, फिर से समझा देता हूँ, वाटर साइकिल ऑन अर्थ, वाटर का पूरा पूरा, तो जितना भी वाटर है पूरे अर्थ पे उसका 96.5% क्या है, समंदर का है, खारा पानी। 96.5 समंदर में है, बाकी 0.5 और जगह है, ये दोनों मिला के 97% हो गया, जो कि है कैसा, खारा पानी। ठीक है, और वहीं पे फ्रेश वाटर जो है पीने योग्य पानी वो केवल 3% है, और इस 3% का लगभग 69% किसमें है, वो है आइस कैप एंड ग्लेशियर में छुपा हुआ। बाकी जो 30% है लगभग वो ग्राउंड वाटर है। बाकी जो केवल 1% बचा वो पानी है किसमें, लेक्स में, रिवर्स में, इन सब जगह पे। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। ठीक है, अब बोला कि मोस्ट ऑफ द आइस केप और ग्लेशियर में है, बाकी कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर 30%, अभी हमने देखा। तो एक फाउंड एटमॉस्फेयर नहीं, फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक बिल्कुल नहीं, एग्जिस्टेड ग्राउंड वाटर बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। होपफुली आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन डेजर्ट एरिया। देखो डेजर्ट एरिया में पानी की कमी है, पानी की कमी है, तो जो वहां पे प्लांट्स होंगे वो पानी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे अपने लीफ में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए। तो हार्ड एंड वैक्सी लिव होता है, एकदम सही। टाइनी लिव या फिर बिल्कुल ही लिव नहीं होता, ये भी है। थॉर्न इन इंस्टेड ऑफ लिव, ये भी होता है। तो कांटेदार है ना लीव्स होते हैं। तो ये तीनों के तीनों है सच दैट पानी के ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट कर पाए और पानी बचा पाए, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑब्वियस है डेजर्ट में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो तीनों के तीनों है, करेक्ट हो जाएगा डी। देखो ध्यान से, फॉलोइंग आर लीफ मॉडिफिकेशन क्या, कि वैक्स कोटिंग या ऑन द लीव्स प्रिवेंट वाटर लॉस through evaporation, which in the hot desert can cause loss of water from both the surface and the inside of the leaf. Leaves are also smaller on the desert plants, further reducing the possibility of water loss. दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, स्मॉलर और कोटेड होता है वैक्स, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इवेपोरेशन। ठीक है, ओके तीसरा भी सही है, क्यों मैंने बता दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया, बिल्कुल ठीक है। व्हाट रीजन, रीजन क्या है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर, बिल्कुल नहीं। वेरिएशन नहीं, रुक जाओ पहले बाकी ऑप्शन देखो। दूसरा, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, क्या एल्टीट्यूड के वेरिएशन, भाई साहब ये कहां से आ रहा, कुछ मतलब नहीं हुआ इसका। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, ऐसा कुछ भी नहीं। हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट, नहीं। अब पहले पे आते हैं फिर से, थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर। आपको पता है कि जो लैंड सरफेस है और वाटर है दोनों में
जो जब सबसे जल्दी ठंडा और सबसे जल्दी गर्म कौन होता है? ऑब्वियस है लैंड है। तो थर्मल जो डिफरेंस है वो मेन कॉज है किसका? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, बाकी गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखो कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मालूम है आपको कि डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ है ना। जैसे हॉटेस्ट मंथ में मान लो कि अगर है हॉटेस्ट मंथ में 30 32 नहीं, अभी तो जा रहा 50 तक, तो 50 डिग्री सेल्सियस है, और एकदम लोवेस्ट कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया एवरेज रेंज? 3 से लेकर 50 तक है ना। तो ये हो गया डिफरेंस कितना? 50 माइनस 30 47। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया? 47। होपफुली आपको मालूम ही है। अब पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है कि क्योंकि कॉन्टिनेंट गेट्स हीटेड फास्टर, और ठंडा भी जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू ओशियन। ये मेन रीजन है क्या करने का? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होने का। ठीक है, वहीं पे बाकी चीजें जो है बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का? किसका? इक्वेटोरियल में जो फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, उनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी। अभी हमने देखा था, याद कीजिए, किसी क्वेश्चन में, इसी लेक्चर में। तो बिल्कुल करेक्ट है कि करीब 75 मीटर तक जाता है, उससे भी ज्यादा जाता है, 3 लेयर में होता है, देखा था। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी ऑफ एपीफाइट्स, एपीफाइट मैंने दिखाया भी था आपको, इमेजेस वगैरह भी, ये भी बहुत सारे मिलते हैं। सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा डेंस होता है कि वहां पर बाकी जो प्लांट्स जैसे एपीफाइट जो होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाता, उसके लिए वो पेड़ों पे चढ़ के ऊपर तक पहुंचते हैं सच दैट सनलाइट को एक्सेस कर पाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। जेनेरिक चीज है, आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जहां पे भी फैक्ट्स दिखेगा वहां पे अपन रोक लेंगे सच दैट कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। दे कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ सरफेस। रेन फॉरेस्ट हाउसेस मोर देन 50% ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड ऑन द लैंड। याद करो कि केवल 2% से कम जो है वो सरफेस को कवर करते हैं, लेकिन मोर देन 50%, लगभग 50% है ना, जितने भी प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं लैंड पे, वो क्या करते हैं? हैबिटेट करते हैं। कौन? ऑब्वियस है, ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट। ठीक है, सेम मैनर में हमने एक वो देखा था कोरल रीफ्स के बारे में कि वो लेस देन 1% है ना होते हैं, लेकिन मोर देन 25% क्या, हाँ, सी ऑर्गेनिज्म को होस्ट करते हैं। होपफुली आपको ये दोनों के दोनों फैक्ट्स क्लियर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम होता है, रेनफॉल जो है बहुत ही स्कैंटी होता है, और पीपल नोमैडिक हंटर्स होते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा अफ्रीकन सवान्ना की बात हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सॉरी, माफ कीजिएगा, अफ्रीकन सवान्ना नहीं, सेंट्रल एशियन स्टेपी, इसकी बात हो रही है। ये देखो ध्यान से, सेंट्रल एशियन स्टेपी जो है ड्राई ग्रासी प्लेन है। स्टेपी आर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मीन दे हैव लिटल मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। मतलब कोई मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है ही नहीं वहां पे, दूर दूर तक नहीं, मतलब पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। देयर क्लाइमेट जो है कॉन्टिनेंटल है विद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना एक्सट्रीम होता है देखो, विथ रिकॉर्डेड टेम्परेचर हाई कितना 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और विंटर में -55 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ट्री जो है बहुत ही ज्यादा कम है इन दी स्टेपीज बिकॉज ऑफ द स्केंटी रेनफॉल। रेनफॉल इतना कम होता है, इस वजह से ट्री जो है हो ही नहीं सकता ज्यादा। लैंड डू नॉट अलाउ पीपल टू सेटल परमानेंटली, एंड द thinly scattered population live in a small nomadic group, herding cattle, goat, horses, camels, or sheep. These grasslands were dominated by nomadic and semi-nomadic people like the Kirghiz। ये भी आपको ध्यान में हो जाएगा उसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंडर स्टॉर्म के दौरान जो थंडर इन स्काई इज प्रोड्यूस बाय, आपको पता है लाइटनिंग है ना। थंडर जो है क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब वो मिलता है अपोजिट चार्जेस से तो स्पार्क करता है। अब देखते हैं कैसा रीजन है। मीटिंग ऑफ क्यूमुलस क्यूलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, नहीं। लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, ये भी नहीं। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल, तो और भी नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों नहीं होगा, तो डी होना चाहिए क्या इसका? तो डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेन रीजन तो दिया ही नहीं। सही है, गुड, वेरी गुड, डी ही है, कोई ना कोई भी नहीं है। तो थंडर जो है वो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर सराउंडिंग द पाथ ऑफ लाइटिंग बोल्ट है ना, इसकी वजह से होता है। It is caused by the intense convection on the moist hot days. A thunderstorm एक well grown क्या है? Cumulonimbus cloud producing thunder or lightning. Many small bits of ice या फिर water droplets bumps into each other as they move around in air. All of these collision क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था। आफ्टर while the whole cloud fill up with इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमें आसमान में दिखता है। ठीक है,
ओके, पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम ही है, ये बेसिक चीजें साइंस में हम पढ़ते हैं, चाहो तो पढ़ सकते हो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, अदरवाइज इतना ही रहने देते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत परेशानी क्वेरी नहीं होगा। अगर कहीं पे है तो कमेंट करो, डिस्कस करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। इज दैट क्लियर? गुड। तो आज के लिए है आपके लिए 2 लाइन, सच दैट आप इसको मेंस में अपने यूज कर पाओ, साथ में अपनी प्रिपरेशन को जीवंत रख पाओ। तो आज के लिए 2 लाइन है कि द वुल्फ ऑन द हिल इज नॉट एज हंग्री एज द वुल्फ क्लाइंबिंग द हिल। समझ रहे हो क्या? कि जब वुल्फ जो है क्लाइंब कर रहा होता है किसको, हिल को, उस समय वो ज्यादा भूखा होता है जब वो एकदम टॉप पे पहुंच जाता है। इसका मतलब समझो, ये ना तो उसके भूख के बारे में है ना तो वुल्फ के बारे में है। एक्चुअली इस कोट से मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपके स्ट्रगल को, आपके प्रिपरेशन को। समझो ध्यान से, आपको ये लग रहा होगा कि सक्सेस की एक सीढ़ी चढ़ के दूसरे के लिए ट्राई करूंगा, लेकिन आप समझो कि जब एक सीढ़ी चढ़ जाओगे ना, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच जाओगे, मतलब जब टॉप पे पहुंच जाओगे तो आप उतने ज्यादा हंग्री भूखे नहीं रहोगे चीजों को अचीव करने के लिए। वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही रह सकते हो जब आप चढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसलिए अपनी भूख को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो।